नमस्ते। कल हमने पढ़ी थी वर्णमाला। क्या पढ़ा था? वर्णमाला, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला हिस्सा था, जो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले पढ़ी जाती है वर्णमाला। इसके बिना संस्कृत या वर्णमाला के बिना कोई भी हिंदी और संस्कृत विषय अधूरा होता है। इसलिए अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले होता है संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए हिंदी अनुवाद या किसी भी विषय को संस्कृत को पढ़ने के लिए हिंदी अनुवाद करने के लिए अनुवाद बनाने के लिए या हिंदी सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य बनाने के लिए वाक्य रचना करने के लिए हमें पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता आदि की हमें जरूरत होती आवश्यकता होती है। तो हम उसमें सबसे पहले पुरुष, वचन और लिंग इनका प्रयोग करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पुरुष। पुरुष क्या होता है? पुरुष होते हैं पुरुष होते हैं जिनके संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ज्ञान होता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान कराते हैं कि पुरुष होते हैं। इन पुरुषों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी होता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन कौन से होते हैं? जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है, अर्थात हमसे दूर होते हैं। जो हमसे दूर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, उनका, उनकी, वे, वह दोनों, ये सभी क्या हैं? आपके अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाते हैं। वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वे दोनों हंसते हैं, वे सब खेलते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो इसमें जो वे शब्द है, वह शब्द है, वे दोनों हैं, ये सभी अन्य पुरुष कहलाते हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द जो हैं, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। या फिर कोई नाम आ जाए, जैसे राम जाता है, राम पढ़ता है, सीता खेलती है, ये सभी इसमें जो नाम आया है, मोहन गेंद से खेलता है, तो यहाँ नाम जो आया है मोहन, इसमें ये जो शब्द मोहन है वो भी एक प्रथम पुरुष में गिना जाता है। या तो कहीं नाम आ जाए या फिर कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। दूसरी बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष हमारे सामने जो प्रकट होता है, अर्थात हमारे सामने वाला जो व्यक्ति होता है या हमारे सामने जो वस्तु होती है, संज्ञा या सर्वनाम, जो हमारे सामने जो संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए संबोधित किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम दूध पीते हो, या तुम सब खेलते हो, तो तुम दोनों, तुम सब, ये सभी क्या है? आपके सर्वनाम शब्द आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। यानी हमारे सामने वाला, पास में, जो हमारे नजदीक होता है, जो हमारे पास में होता है, वो सभी मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वो सभी सर्वनाम शब्द आते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है या अपने आसपास जो भी होता है उनको अपने साथ लेकर के प्रयोग करता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। आगे तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सभी पुरुष होते हैं। इनके बिना वाक्य रचना अधूरी होती है। सेकंड है वचन। वाक्य रचना में दूसरा बिंदु है अपना वचन। वचन संस्कृत में, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की
एक संख्या का बोध कराया जाता है। यानी जब किसी एक वस्तु की या किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति की या एक वस्तु की संख्या का बोध कराया जाता है उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा है द्विवचन। जब किसी दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो उसका बोध होता हो तो वहाँ द्विवचन होता है। तीसरा है बहुवचन। जब कहीं दो या दो से अधिक 3, 4, 5, 6 अनंत तक जितनी जो संख्याएं होती है उन सभी व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ बहुवचन होता है। इस प्रकार से संस्कृत में तीनों वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला हमारा पॉइंट आता है, बिंदु है लिंग। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। माना हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जबकि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 प्रकार की होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जब किसी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पहला बिंदु है पुल्लिंग, जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से पुरुष जाति का बोध होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस पुरुष या जिस व्यक्ति से जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, बालक, छाता आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत क्या होते हैं? जिनके अंत में ए की ध्वनि सुनाई देती है उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो पुल्लिंग भी हो यानी पुरुष जाति का बोध भी कराते हो और ए की ध्वनि भी सुनाई देती हो, उन्हें एकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति से ऐसे शब्द जिनसे किसी स्त्री जाति का, ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिनसे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। कि ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रमा, लता, बालिका आदि। इस तरह ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनके अंत में आ की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए छात्रा, बालिका, लता, माला, तो ये शब्द क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, क्योंकि इनके अंत में आ की ध्वनि सुनाई दी इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए इनको स्त्रीलिंग शब्द कहा है। स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं इसलिए इनको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द ऐसी वस्तु या व्यक्ति नहीं आते हैं इसमें। ऐसी वस्तु जो निर्जीव हो, जिसमें कोई गतिमान नहीं हो, ऐसी वस्तु जो गतिमान नहीं हो, स्थिर हो, वो सभी वस्तुएं नपुंसकलिंग शब्दों में आती हैं, अर्थात उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो गतिमान नहीं हो अर्थात स्थिर हो उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कलम, पत्र, फल, पुस्तक आदि। ये सब क्या है? गतिमान नहीं है, ये सब स्थिर हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए इनको नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखा गया है। और ये नपुंसकलिंग वस्तुएं हैं, इसलिए इनको नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पुरुष, वचन और लिंग। ये तीनों बिंदु हमारे वाक्य रचना में बहुत ही सहायक होते हैं। इन तीनों के माध्यम से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। आगे के चैप्टर में हम कर्ता पढ़ेंगे
और धातु पढ़ेंगे, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धातु और कर्ता, जो भी हमारे वाक्य रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाक्य रचना करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बिना भी हम वाक्य रचना करने में असमर्थ हैं। वाक्य रचना करने के लिए हमें पुरुष, वचन, लिंग, धातु और कर्ता, इन सभी पांचों बिंदुओं की आवश्यकता होती है। और लकार, हमें उन लकारों की भी आवश्यकता होती है। लकार का अर्थ होता है काल, समय, उनकी भी हमें अति आवश्यकता होती है। तो हम अगले चैप्टर में धातु, लकार अर्थ और कर्ता, इनका भी प्रयोग करेंगे। नमस्कार।